हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा आज का जो मैं लेक्चर लेके आया हूँ बेटा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है, जिसका नाम है बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। और चाहे क्लास 12th का स्टूडेंट हो, चाहे बेटा मेडिकल की तैयारी कर रहा हो, चाहे बेटा जेमेंस की तैयारी कर रहा हो या एडवांस तक की भी तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए बेटा ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सारे एग्जाम्स में बेटा इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को लेकर के बच्चे बहुत परेशान भी रहते हैं। सर कभी वेव नंबर पूछ देगा, कभी वेवलेंथ पूछ देगा, कभी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछ देगा, कभी एक स्पेक्ट्रा को दूसरे स्पेक्ट्रा से कंपेयर करा देगा। तो जितने भी डाउट्स बेटा हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को लेकर के बेटा, जितने भी डाउट्स हैं बेटा, आज इस वन शॉट वीडियो में आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो आज बिना समय को बर्बाद करें हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसका नाम बेटा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जो बेटा सभी क्लासों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लास बेटा कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे क्लास आपका 11th का स्टूडेंट हो, 11th वाले में मोस्टली है, मगर हम लोग तो इंटर ही लिखते हैं उसको, चाहे बेटा नीट वाला हो, चाहे आपका जेमेंस वाला हो। तो समझते हैं हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है क्या। देखो भाई, पहला पॉइंट तो आप ये समझ लो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एक प्रकार का लाइन स्पेक्ट्रा होता है। पहला पॉइंट तो ये है, क्योंकि इसमें हमें जो स्पेक्ट्रा दिखता है वो लाइन के फॉर्म में लिखता है। जितनी भी सीरीज यहाँ बन के आती हैं सब में लाइनें बनी होती हैं। तो पहला पॉइंट, अगर आपसे कभी लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ पूछता है तो समझ जाइए कि बेटा वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए आपसे डिस्कस करना चाहता है। मतलब कुल मिला के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज ए टाइप ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। दूसरा पॉइंट हमारे पास इसको लेकर के क्या है, ये हमारे पास एक प्रकार का इमिशन स्पेक्ट्रा होता है। वैसे स्पेक्ट्रा दो प्रकार के होते हैं, एक हम बोलते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, और दूसरा बेटा जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हमारे पास बेटा होता है एक प्रकार का इमिशन स्पेक्ट्रा होता है। सर ये इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? अगर मैं किसी सैंपल को हीट करूं, तो बेटा उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा वो एटम्स में पहले ब्रेक हो जाएंगे। फिर जब आपके एटम्स आ गए, उसको मैं और एनर्जी दूं और हीट करूं, तो जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जंप कर जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में। क्योंकि किसी भी एटम के अंदर कई सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन्हें मोस्टली सेल्स या ऑर्बिट बोलते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन कूद कूद के ऊपर चले जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, मगर जब वो रिटर्न बैक होंगे तो अपनी एक्सेस एनर्जी को बेटा वो इमिट करेंगे, और वो जो इमिटेड एनर्जी का जो रेडिएशन आएगा उसे हम किसी प्रिज्म में से पास करेंगे, और उससे हमें एक वेल मैनेज्ड पैटर्न दिखाई पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं बेटा इमिशन स्पेक्ट्रा। तो बेटा दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज ए टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा। तीसरा पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि ये जो स्पेक्ट्रा है वो H लाइक एटम पर फॉलो करेगा। H लाइक एटम का मतलब हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या बोला मैंने? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो बेटा फॉलो करेगा। मतलब जहाँ जहाँ पर भी अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ के लिए फॉलो करता है। हाँ, जेईई मेंस में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें लिथियम के लिए वो बात कर दी है। वैसे तो लिथियम +2 के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि लिथियम में तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर लिथियम में वो कह रहा है कि मैं आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात कर रहा हूँ। तो लिथियम का जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन वो तो बेटा एक ही है, तो वो उसके कंपेयर में उसने आगे फॉर्मूले लगा दिए हैं। फिलहाल सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब H पे लग जाएगा, आपका He+ पे लग जाएगा, आपका लिथियम +2 पे लग जाएगा, आपका बेरिलियम +3 एंड सो ऑन। मतलब जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का कॉन्सेप्ट लग जाता है बेटा उन सभी में लग जाएगा। हीलियम में बेटा 2 होते हैं, एक मैंने निकाल लिया तो एक बचा। लिथियम में बेटा 3 होते हैं, 2 निकाल लिए, एक बचा।
बेरिलियम में बेटा 4 होते हैं, मैंने 3 निकाल लिए तब भी बेटा 1 बचा। तो ये जितना भी स्पेक्ट्रा आपका फॉलो करेगा वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम पे फॉलो करता है। सर क्या प्रोसेस होता है? तो मैंने एक कंटेनर ले लिया बेटा, इसमें सारे मेरे पास हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स भर लिए। बेटा मैंने इस चैम्बर में हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को भर लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन आपका डायटोमिक है तो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब बेटा इसको गरमाना चालू कर दो, हीट देना चालू कर दो। तो क्या होगा कि पहले बेटा सारे मॉलिक्यूल्स बेटा टूट जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेकअप। जैसे आप लोगों की लाइफ जो है ना वो भी ब्रेकअप पे ही चल रही है ना। ब्रेकअप हो गया, पढ़ाई बंद कर दिया आपने, नहीं ऐसा ना करिए, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद सेटलमेंट करिए। ठीक है, तो ये बेटा ब्रेकअप हो गया, सारे हाइड्रोजन के एटम्स बेटा अलग अलग हो गए। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल था और ये हमारा एटम हो गया। अब इसको अभी तक मैं हीट ही कर रहा हूँ, जब हीट करता हूँ तो अब इसके अंदर की जो कहानी वो तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो अंदर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर कई सारे लेवल्स होंगे जिन्हें हम सेल्स वगैरह बोलते हैं। हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ होगा, तो कूद के कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, कोई यहाँ चला गया। अब भाई जिसको जितनी एनर्जी मिल गई उसी हिसाब से बेटा वो एक्साइट होता रहा। ठीक है, मगर एक्साइटेड हो के ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चला तो गया है, मगर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बहुत देर तक वहाँ नहीं रुकेगा। ठीक है, वो लौट के रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, जब ये रिटर्न बैक होगा तो जितनी भी एनर्जी ली है इसने वो सब रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करेगा। तो यहाँ से रेडिएशन निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चा? रेडिएशन निकलेगा। सर ये रेडिएशन क्या है? अरे लाइट मान लो यार, लाइट प्रकाश निकलेगा। ठीक है, अब इस प्रकाश को हम बेटा किसी प्रिज्म में से पास करेंगे और पीछे इसके होगी एक फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, जिसमें हमें किस प्रकार के ऐसे कुछ लाइन्स से, फिर ऐसे कुछ लाइन्स का कलेक्शन, फिर ऐसे कुछ लाइन्स का कलेक्शन, ऐसे ऐसे करके हमें बहुत सारी लाइन्स का कलेक्शन मिलेगा, जिन्हें अभी हम नाम देने वाले लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन, ब्रैकेट, वुंड, हम्प्री सीरीज। तो कई प्रकार की सीरीज आएंगी। तो एक प्रकार का बेटा ये इमिशन स्पेक्ट्रा है। अब इतनी बात तो डिस्कस हो गई है कि भाई मेरे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए क्या डिटेल्स हैं, कहाँ फॉलो करता है, वो सब मैंने बता दिया है। अब ये जो सीरीज़ें आई हैं, ये जो हमें ये स्पेक्ट्रा का पैटर्न दिखा है, ये लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, वुंड, ये सब क्या है, और ये जो लाइन से आ रही हैं तो एक प्रकार की एनर्जी है। ये एनर्जी होगी तो इनमें बेटा फ्रिक्वेंसी भी होगी, इनका वेव नंबर भी होगा और इनका वेवलेंथ भी होगा। तो हम लोग तो यहाँ पे वेव नंबर का जो है वो फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, और वेव नंबर अगर कैलकुलेट हो गया तो हमसे चाहे फिर वो लेमडा पूछ दे, चाहे बेटा वो फ्रिक्वेंसी पूछ दे, चाहे कुछ भी पूछ दे, हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इसके बाद हमारे पास इसका वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है। तो पहले इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो वीडियो पॉज करके बेटा ऐसे आप नोट कर लीजिए। ठीक भैया, बन गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। तो देखो भाई मैं यहाँ पर कई प्रकार के एनर्जी लेवल्स आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला होता है n = फर्स्ट लेवल, और इससे काफ़ी बड़े गैप पे होता है बेटा n = सेकेंड लेवल। इसके बाद बेटा गैप धीमे धीमे कम होता जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच का जो गैप होता है ना बेटा वो धीमे धीमे कम होता जाता है। मैं इसके बाद लिखूँगा n = 4 लेवल, इसके बाद लिखूँगा n = 5, ये गैप मैं कम करता जाऊँगा, n = 6, ऐसे करते 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 मैं कहीं ना कहीं n = इनफाइनाइट लेवल तक बेटा पहुँच जाऊँगा। तो ऐसे बेटा कई प्रकार के एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कई सारी स्टेट्स में पहुंच गया होगा, किसी हाइड्रोजन में सेकंड में चढ़ के बैठ गया होगा बेटा, किसी हाइड्रोजन में थर्ड में चढ़ के बैठ गया होगा, किसी फोर्थ में, किसी में इन्फिनिटी में। ठीक है ना। अब ये सब इलेक्ट्रॉन लौटेंगे वापस, सब जो लौटेंगे तो रेडिएशन इमिट करेंगे। तो अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से, अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से अगर फर्स्ट लेवल पर आकर गिरता है, मतलब n = 1 पे आके गिरता है, तो हमें जो सीरीज़ मिलती है उसका नाम रखा गया है बेटा लाइमन सीरीज़। मतलब अगर n = 2 से फर्स्ट पे गिरा तो लाइमन सीरीज़, अगर बेटा 3 से फर्स्ट में गिरा तो भी लाइमन सीरीज़, अगर बेटा 4 से फर्स्ट में गिरा तो भी लाइमन सीरीज़,
अगर बेटा 5 से यहाँ गिरा तो भी लाइमन सीरीज़, यहाँ से यहाँ गिरा तो भी लाइमन सीरीज़, मतलब ये जितनी सीरीज़ आती हैं इसमें हम लोग बोलेंगे बेटा लाइमन सीरीज़। मतलब लाइमन सीरीज़ का जो एक लेवल है n=1 ये तो फिक्स है, मगर बेटा जो अगला लेवल जहाँ से वो आ रहा है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें अपनी बामर सीरीज़ की, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लौटे, अगर वो सेकंड लेवल पर आकर लौटता है, मतलब 3 से सेकंड पे लौटे, चाहे बेटा 4 से सेकंड में लौटे, चाहे बेटा 5th से सेकंड में लौटे, चाहे इन्फिनिटी से लौटे, मेरे को मतलब नहीं है। ये जो सीरीज़ आती है इसको मैं बोलता हूँ बामर सीरीज़। क्या बोलता हूँ बच्चा? बामर सीरीज़। मतलब कहीं से भी लौटे, अगर बेटा सेकंड लेवल पे आके लौटता है तो इसका नाम होता है बेटा बामर सीरीज़, ठीक है। लाइमन बामर। अब आता है पाश्चन, तो कुछ बच्चे समझ पाएंगे। आपको सीक्वेंस याद रखना है, नामों का सीक्वेंस याद रखना है, ये अपने आप पता चल जाएगा। पहले 1 पे गिरा था, अब 2 पे गिरा है, तो बच्चा खुद ही बता लेगा सर अब 3 पे गिरेगा। तो लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड हम्फ्री, ठीक है। तो मेरे पास लाइमन बामर पाश्चन, अब कहीं से भी गिरे, अगर 3rd पे गिरेगा, कहीं से भी गिरे, अगर बच्चा 3rd पे गिरेगा तो हम इसको बोलते हैं पाश्चन सीरीज़। मतलब इसका जो नाम है वो हम बोलेंगे पाश्चन सीरीज़, ठीक है। अब लाइमन बामर पाश्चन। अगला होता है ब्रैकेट सीरीज़। तो कहीं से भी गिरे, अगर बेटा 4th पे गिरेगा, कहीं से भी गिरे, अगर बेटा 4th पे गिरेगा, तो हम बोलते हैं बच्चा ब्रैकेट सीरीज़। क्या नाम देते हैं बेटा? ब्रैकेट सीरीज़, ठीक है। लाइमन हो गया, बामर हो गया, पाश्चन ब्रैकेट फुंड हो गया, ठीक है। अगर कहीं से भी गिरे और अगर बच्चा 5th पे गिरता है तो PFUND फुंड सीरीज़। और अगर कहीं से भी गिरे, अगर 6 पे गिरता है तो हम्फ्री सीरीज़ बोलते हैं, हम्फ्री सीरीज़ बोलते हैं। ये फिलहाल इतना नहीं पूछते, मगर फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दिया। अगर 6 में आके गिरेगा तो मैं बोलता हूँ हम्फ्री सीरीज़। तो ये जो मेरे पास स्पेक्ट्रा देखा गया है, इसमें से जो लाइमन सीरीज़ आती हैं ये बेटा यूवी रीजन में देखी गई। मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेंज होता है ना, उसका बेटा जो यूवी रेंज है उसमें बेटा आपकी लाइमन सीरीज़ आपकी देखी गई है। मगर कुछ क्वेश्चंस उसने थोड़ा सा डिस्टर्ब करके पूछे हैं कि कभी किसी सीरीज़ में कुछ कह देगा कि अगर ये यूवी भी गिर रहा है तो बताओ अगला अगर किस पे गिरेगा। ऐसे भी क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे गए, ठीक है। अच्छा, जो बामर सीरीज़ होती है बेटा ये विजिबल रीजन में गिरती है, यानी विबग्योर वाले में गिरेगी। मतलब यहाँ पर विबग्योर वाले में गिरेगी, तो यही वो सीरीज़ है बच्चा जो हमें दिखाई पड़ती है। मतलब कुल मिला के विबग्योर वाले में जो गिरेगी आकर के बेटा वही विजिबल होगी, वही हमें दिखाई पड़ती है। बाकी इसमें से बेटा कोई भी हमें सीरीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। अब आता है पाश्चन। तो बेटा यहाँ पर ये जो होगा, चाहे ये जितनी भी होंगी, ये सब की सब बेटा IR रीजन में दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। ये नियर IR का होता है, वो बेटा फॉर IR का होता है। तो जितनी भी सीरीज़ बची हैं बेटा वो सब की सब आपकी IR रीजन में दिखाई पड़ती हैं। अब जब ये लाइनें गिर रही हैं तो ये एनर्जी का एमिशन है। अगर बेटा ये एनर्जी है तो इसके पास एनर्जी भी होगी, इसके पास फ्रिक्वेंसी भी होगी, इसके पास वेवलेंथ भी होगी और बेटा वेव नंबर भी होगा। तो मैं बता दूं जिनको ना पता हो, तो ई जो होता है वो न्यू के डायरेक्टली होता है, न्यू बार के भी डायरेक्टली होता है, मगर लेमडा के बेटा इन्वर्सली होता है। मतलब एनर्जी जो होता है वो फ्रिक्वेंसी ई बराबर आपने एच न्यू जरूर पढ़ा होगा। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो ई जो है वो न्यू बार कुछ नहीं होता है, बस केवल 1/लेमडा को आप कर दीजिए, 1/लेमडा कर देंगे तो बेटा वो आपका न्यू बार बन जाता है। मतलब न्यू बार बेटा कुछ नहीं है, केवल लेमडा का जो रेसिप्रोकल है, जस्ट रेसिप्रोकल, कोई कांस्टेंट नहीं। मतलब न्यू बार का फॉर्मूला ही होता है बेटा 1/लेमडा। तो हम लोग यहाँ पर जो निकालेंगे, अगर आपको न्यू बार जैसे मैंने कहीं लिखा तो ई बराबर होता है एच न्यू। मैं ज़रा फॉर्मूले एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो ई इजिकल टू बेटा एच न्यू होता है। एच आपका प्लांक कांस्टेंट है, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड वैल्यू होती है।
न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी। तो E इज इक्वल टू, अगर मैं H ऐसे रखूँ तो न्यू का मतलब होता है C/λ। तो बताइए, अगर न्यू पता होगा तो एनर्जी पता लग जाएगी, या लेमडा पता होगा तो एनर्जी पता लग जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ E इज इक्वल टू HC इंटू 1/λ, तो ये जो 1/λ बेटा है इसी को हम लोग न्यू बार यानी कि वेव नंबर बोल देते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HC और न्यू बार। आप देखिए E जो है वो न्यू के डायरेक्टली है, E जो है वो न्यू बार के डायरेक्टली है, मगर E जो है बच्चा वो लेमडा के इन्वर्सली है। तो कुल मिला के अगर आपको एक भी वैल्यू कोई मिल जाए, न्यू बार मिल जाए, आप उसका सीधा उल्टा कर दो, लेमडा मिल जाएगा। लेमडा मिल गया, आप यहाँ लगा दो H और C की वैल्यू आपको पता होगी, वेलोसिटी ऑफ द लाइट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, आप लगा सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये जितनी भी लाइन से आ रही हैं इनके लिए जो न्यू बार, उसका अभी मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, वो बोर मॉडल जब मेरा लेक्चर आएगा तब बता दूंगा, ठीक है। तो न्यू बार इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है R, ठीक है, इसको बेटा हम रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। फिर इसके बाद होता है Z², फिर होता है यहाँ पर 1/n1² माइनस 1/n2²। अगर आपको वेव नंबर निकालना है किसी भी लाइन का, लाइमन का, बामर का, पास्चन का, ब्रैकेट का, फुंड का, अगर आपको वेव नंबर निकालना है तो न्यू बार का फॉर्मूला होता है R जो है रेडबर्ग कांस्टेंट है, तो 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स बेटा इसकी वैल्यू होती है। मतलब जो आपका R है ना उसकी वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, Z जो है बेटा वो अगर आपने हाइड्रोजन एटम लिया है तो वहाँ पर आप Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर 1 लगा देंगे। अगर आपने हीलियम का आयन ले लिया मान लीजिए तो Z इक्वल टू वहाँ आप 2 लगा देंगे। अगर आपने लिथियम का आयन ले लिया है तो Z इक्वल टू आप क्या लगा देंगे 3। अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ही बोलेंगे, अगर हाइड्रोजन का ही एटम लिया है तो बेटा हम Z इक्वल टू 1 लगा के ही चलेंगे। सर ये N1 क्या है, सर ये N1 क्या है, तो N1 हमारे लिए क्या है बेटा, जहाँ पर आपकी स्पेक्ट्रल लाइन गिर रही है वो बेटा N1 है। N1 क्या है बेटा, जहाँ पर आपकी स्पेक्ट्रल लाइन गिर रही है वो N1 है, वही डिसाइड करेगा कि ये लाइन कौन सी है। जैसे मैंने कहा लाइमन सीरीज, मैंने कहा लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू बेटा 1 फिक्स हो गई। क्या फिक्स हो गई, 1। अब अगर उसने कहा कि सेकंड से 1 पे गिर रहा है, अगर उसने कहा सेकंड से 1 पे गिर रहा है, उसने कहा लाइमन सीरीज में सेकंड से गिर रहा है, तो ठीक है वो 1 पे ही गिरेगा। तो मैं N2 इक्वल टू वो है जहाँ से गिर रहा है। मतलब दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, N1 जहाँ गिर रहा है और N2 बेटा जहाँ से गिर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है। उसने कहा अगर बामर सीरीज की बात करी जाए तो बामर सीरीज में बेटा N1 की वैल्यू बेटा 2 फिक्स हो गई। अब N2 कहाँ से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 या 5 एंड सो ऑन। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास पास्चन सीरीज़ है तो पास्चन में बेटा गिरता कहाँ पे है, 3 पे है, तो N1 की वैल्यू 3 फिक्स हो गई। बाकी आपका ये 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे फॉर्मूले बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतना आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक भाई, अब देखो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला फिर से लिखूँ तो न्यू बार इज इक्वल टू, अब मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो एटॉमिक नंबर की वैल्यू तो बेटा मैं 1 लगा दूंगा, तो ये बेटा R बचेगा और ये हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। अच्छा, N1 में बता चुका हूँ कि जहाँ पे गिर रहा है वो N1 है और जहाँ से गिरेगा बेटा वो N2 होगा, ठीक है। यहाँ तक कितना क्लियर है। अब मान लिया मैंने यहाँ पर कहा कि भाई लाइमन सीरीज़ के लिए बताइए, मैंने कहा आपसे लाइमन सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो लाइमन सीरीज़ के बारे में वो क्या क्या जानकारी मैं बता सकता हूँ। अगर लाइमन सीरीज़ है तो बेटा N1 की वैल्यू तो 1 फिक्स हो गई क्योंकि लाइमन में गिरता ही 1 पे है, मगर N2 की वैल्यू आपके पास क्या क्या हो सकती है, N2 हो सकता है 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मतलब ये फिक्स है। आप चाहें तो लाइमन के लिए न्यू बार में लगा सकते हैं, ये R हो गया है बेटा, ये 1 का स्क्वायर तो 1 यानी 1/1 माइनस N2², ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक बात आपसे पूछ सकता है कि लाइमन सीरीज़ के लिए अल्फा लाइन क्या होती है बेटा, लाइमन सीरीज़ के लिए बेटा बीटा लाइन क्या होती है या गामा लाइन एंड सो ऑन, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर उसने कहा
कि लाइमन सीरीज़ के लिए बेटा अल्फा लाइन क्या है। तो पहले बताओ लाइमन सीरीज़ में गिरना कहाँ पे है, 1 पे गिरना है ना। तो अगर आप 2 से गिराएंगे, मतलब अगर आप 2 से गिराएंगे, अगर आप n2 बराबर 2 लेके चलेंगे, देखो n1 तो 1 फिक्स रहेगा, ठीक है, n1 तो 1 फिक्स रहेगा, मतलब कुल मिला के जो सेकेंड लाइन से यहाँ गिरेगी लाइन, ठीक है, सेकेंड लेवल से जो गिरेगी उसे हम बोलेंगे अल्फा लाइन। तो जरा बच्चों लोग बताइए कि बीटा लाइन किसे बोलेंगे बेटा। तो n2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ 3 कर दूँ, n1 तो बेटा फिक्स रहेगा, क्योंकि लाइमन अगर पढ़ना है, अगर आपको लाइमन पढ़ना है तो n1 की वैल्यू तो बेटा आपकी फिक्स रहने वाली, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। मगर अगर कोई पूछे कि लाइमन सीरीज़ के लिए बेटा बीटा लाइन बता दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा गामा आपको सीक्वेंस से याद होता है ना, तो 1 पे तो गिरना है, 1 पे तो गिरना ही है। तो अगर अल्फा पूछ रहा है तो भाई 2 से गिरा दो, अगर बीटा पूछ रहा है तो 3 से गिरा दो, गामा पूछ रहा है तो n2 इजिकल टू आप 4 कर लो और n1 तो बेटा 1 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। कुल मिला के इसी तरह से हम और भी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे से कहता बामर लाइन, तो बामर वाले के लिए क्या होता, यहाँ पे n1 का मान 2 फिक्स हो जाता और फिर ये 3, 4 एंड सो ऑन, फिर उसके लिए अल्फा बीटा आप खुद समझ सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, अब इस केस में अगर उसने कहा लाइमन सीरीज़ के लिए, उसने कहा एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, या उसने कहा न्यू मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, या न्यू बार मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है। अच्छा बताइए, अगर ये तीनों मैक्सिमम होंगे तो लेमडा इसका उल्टा होता है, तो लेमडा मिनिमम के बारे में पूछ सकता है। मतलब उसने कहा कि लाइमन सीरीज़ के लिए मेरे को ये सारी वैल्यू बता दो, ठीक है। तो देखो एनर्जी मैक्सिमम या न्यू मैक्सिमम या न्यू बार मैक्सिमम, पहले जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यू बार मैक्सिमम, फिर न्यू बार का उल्टा कर देंगे तो लेमडा मिनिमम आ जाएगा। फिर हम लोग E बराबर SC अपॉन लेमडा से हम लोग एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम E बराबर h न्यू से न्यू मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। मगर हाँ, पहले हम लोग निकालेंगे न्यू बार मैक्सिमम। अच्छा अब ये बताइए कि एनर्जी मैक्सिमम का मतलब है कि या तो ज़्यादा एनर्जी लगे या फिर ज़्यादा एनर्जी इमिट हो। भाई एनर्जी मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, या तो ज़्यादा एनर्जी लगे बेटा या तो फिर ज़्यादा एनर्जी इमिट हो जाए। तो बताइए n बराबर 1 पे कहाँ से लाइन गिरे कि मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो। भाई जब बहुत ऊंचाई से आके गिरेगा, जब काफ़ी ऊंचाई से आके गिरेगा ना, तो अधिक से अधिक मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी ना। तो जब इन्फिनिटी से आके, भाई इससे ऊपर लेवल तो मैंने बनाया नहीं, तो जब इन्फिनिटी से भाई आगे गिरेगा ना, जब इन्फिनिटी से आगे गिरेगा ना, तो आपकी एनर्जी मैक्सिमम, मतलब कहीं से भी अगर आपको एनर्जी मैक्सिमम निकालना है तो आप n2 इजिकल टू इनफाइनाइट लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, n2 इजिकल टू क्या लेके चलेंगे, इनफाइनाइट ले लेंगे। तो आपकी एनर्जी मैक्सिमम पहले मैं निकालूंगा न्यू बार मैक्सिमम, न्यू बार का जस्ट उल्टा कर दोगे तो लेमडा मिनिमम। अगर आपका लेमडा निकले आया है तो E इजिकल टू SC बाई लेमडा से एनर्जी मैक्सिमम, और E इजिकल टू h न्यू लगा करके मैं न्यू मैक्सिमम भी निकाल सकता हूँ। अच्छा n2 तो इन्फिनिटी हो गया, चूँकि लाइमन लिखा हुआ बच्चा, तो n1 की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 ही लेके चलूँगा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला भी बता सकता हूँ क्या बनेगा, तो न्यू बार इजिकल टू R, ये तो 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट यानी 0 हो जाएगी वैल्यू, ओवरऑल R के बराबर ही आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी बेटा, R के बराबर। तो ये पूरा डिस्कशन था बेटा लाइमन सीरीज़ को लेकर के। अगर जो अक्लमंद बच्चे हैं बेटा वो इसी तरह से पूरा बामर का भी डिस्कस कर सकते हैं। मगर हाँ, इसी में अगर उल्टा कर देता हूँ, अगर मैं इसी में थोड़ा सा उल्टा कर दूँ, थोड़ा सा काम है बेटा यहीं रफ कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा काम है ये आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा काम यहीं कर लेता हूँ। अगर वो एनर्जी मैक्सिमम के बदले अगर पूछ दे बेटा एनर्जी मिनिमम बताओ, ठीक है, या न्यू मिनिमम बता दो, या न्यू बार मिनिमम बता दो, ठीक है, या फिर अब की बार लेमडा मैक्सिमम हो जाएगा। तो बताइए मिनिमम एनर्जी, तो भाई मिनिमम एनर्जी का मतलब सबसे पास के लेवल से जब ट्रांजिशन होगा, भाई गिरना तो n इजिकल टू 1 में है, तो जब से सबसे पास के लेवल से जब ट्रांजिशन होगा ना, सबसे पास के लेवल से जब ट्रांजिशन होगा बेटा, तो उसे हम जो नाम देते हैं बेटा वो बोलेंगे आपकी एनर्जी मिनिमम है। तो n1 के सबसे पास का लेवल क्या होगा, n2। ये एनर्जी गैप सबसे कम है तो एनर्जी काफ़ी कम इमिट होगी, तो लेमडा ज़्यादा होगा। तो इस केस में बेटा n2 इजिकल टू 2 आ जाएगा,
और NV निकल, यानी ये बोल सकते हैं कि जो अल्फा लाइन आने वाली, ठीक है ना, जो अल्फा लाइन आने वाली है बेटा, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि जो अल्फा लाइन आने वाली है उसी में आपका एनर्जी मिनिमम निकलेगा, न्यू मिनिमम निकलेगा, न्यू बार मिनिमम निकलेगा और लेमडा आपका निकलेगा मैक्सिमम। इसको नोट कर लीजिए। फिर बेटा मैं बामर एक दो और बताता हूँ इस तरह से, फिर सब ऐसे ही चलेंगे। फिर देखते हैं न्यूमेरिकल का डिस्कशन कैसे होगा, इस लेक्चर पे होगा या फिर अगला होगा, देखते हैं। अभी फिलहाल इसको आप बना लीजिए फटाफट वीडियो पॉज करके। अब देखिए मैं दूसरा डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे पास बामर सीरीज़ का क्या है। मेरे हिसाब से अगर मैं इसको डिस्कस कर लूँगा तो मुझे इसे के आगे की डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सबका जनरल बेसिक फंडामेंटल एक ही। अब बताइए, अगर बामर सीरीज़ की बात करनी है तो बेटा गिरने वाला लेवल N1 तो मेरे पास आपका 2 फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया बेटा? आपका सेकेंड लेवल पे जो आगे गिरता है वो आपका बामर सीरीज होता है, ठीक है। अच्छा, तो N2 इजिकल टू फिर कहाँ से गिर सकता है? 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये चल रहा होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो जरा मैं अगर वैल्यू पुटअप कर दूं तो N1 तो मेरा फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया? N1। तो न्यू बार इजिकल टू R 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया -1/N2 स्क्वायर। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया फॉर द बामर सीरीज, मतलब बामर सीरीज के लिए बेटा ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अब इसमें अगर कोई पूछता है बेटा कि अल्फा लाइन क्या है, बीटा लाइन क्या है या गामा लाइन, तो बताओ N2 पे तो गिरना ही आके, मतलब 2 पे तो गिरना ही है, तो उसके जो सबसे नज़दीक से गिरेगा वो अल्फा लाइन होगा। मतलब अगर मैं N2 इजिकल टू 3 कर दूँ और N1 तो बेटा 2 ही रहेगा, तो मेरे पास जो लाइन आ जाएगी वो अल्फा लाइन आ जाएगी, ठीक है। अगर मेरे पास कोई पूछता है बीटा लाइन, तो कोई बात नहीं, आप N2 इजिकल टू 4 से गिरा दीजिए, N1 तो बेटा 2 ही रहेगा, ये आपकी बीटा लाइन आ जाएगी, ठीक है। बीटा लाइन का वेव नंबर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्या, ये 4 हो गया, ये 9 लगा देंगे 3 का स्क्वायर, तो जो आएगा वो आपका अल्फा का आ जाएगा। अगर आप यहाँ 16 कर देंगे तो बीटा का आ जाएगा। ऐसा ही अगर आपसे गामा पूछेगा तो आप N2 इजिकल टू 5 और बेटा N1 तो 2 ही रहेगा। बात समझ गए? अच्छा, अब इन सब मामले में भी आपसे पूछ सकता है क्या कि बेटा ई मैक्सिमम बता दो, न्यू मैक्सिमम बता दो, न्यू बार मैक्सिमम बता दो, तो फिर लेमडा क्या हो जाएगा? मिनिमम। देखो भाई, एनर्जी जब जब मैक्सिमम कहेगा, बात समझिए भाई, जितनी बार वो एनर्जी को मैक्सिमम कहने की कोशिश करेगा उतनी बार सबसे टॉप से गिराना है। और सबसे टॉप का मतलब हो गया कि N2 बार बार आपको इन्फिनिटी लगा देना है। हाँ, चूंकि N1 बामर सीरीज चल रही, बेटा बामर चल रही है, तो N1 का मान आपको 2 लगाना है, ठीक है। जरा मैं पुटअप कर देता हूँ। तो न्यू बार इजिकल टू R, तो ये तो बेटा फिक्स रहेगा, है ना, तो 1/4 और माइनस का 0 हो जाएगा, यानी कि R/4 को। डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बामर सीरीज के लिए ई मैक्स या न्यू बार मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है। देखो ये न्यू बार मैक्सिमम निकला है। क्या निकला है? न्यू बार मैक्सिमम। अच्छा, कितने बच्चे बता सकते हैं कि अगर ये न्यू बार है तो लेमडा मिनिमम कितना होगा? 4/R हो जाएगा, क्योंकि न्यू बार का जो जस्ट उल्टा होता है वो आपका लेमडा मिनिमम होता है, मतलब अगर मैक्सिमम है तो। इसी तरह से बच्चा, अगर वो मैंने कहा कि पहले न्यू बार निकलेगा, न्यू बार का उल्टा करोगे तो लेमडा निकलेगा, ई बराबर SC/लेमडा से ई निकलेगा और ई इजिकल टू H न्यू से न्यू निकलेगा। आपको जो निकाल लो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकालिए, ये नहीं कि जो एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू है वही न्यू मैक्सिमम कैसे हो जाएगा। ई बराबर H भी तो बीच में होता है ना कहीं। अच्छा, अगर आपसे कह रहा है कि ई मिनिमम निकाल दो या न्यू मिनिमम निकाल दो या न्यू बार मिनिमम निकाल दो तो लेमडा मैक्सिमम, तो ये बताओ इस केस में मिनिमम भाई 2 पे गिरना है तो मिनिमम भाई 3 से गिराओगे तो मिनिमम मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर N2 इजिकल टू 3 लगा दूंगा और N1 इजिकल टू तो 2 रहेगा। जब इन वैल्यू को पुटअप करके सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास आपका जो सबसे पहले निकलेगा वो न्यू बार मिनिमम निकलेगा। फिर न्यू बार मिनिमम का मैं उल्टा कर दूंगा तो लेमडा मैक्सिमम आ जाएगा। फिर E इजिकल टू SC/लेमडा लगा करके E निकाल लूँगा और फिर E इजिकल टू H न्यू लगा के मैं न्यू निकाल लूँगा। इतनी बात क्लियर है। मैंने बामर का बता दिया, चलो भाई आपके लिए एक और बता देता हूँ, उसके बाद उम्मीद है कि आप अपने मन से भी तो कुछ करेंगे ना। तो ये मेरा सेकंड नंबर हो गया, उसको आप नोट कर लीजिए। तो बेटा आप गिरना है बेटा पास्ट टेंस सीरीज, बस पास्ट टेंस के बाद आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि आप अपने आप से ही कर लेंगे। पास्ट टेंस का मतलब बेटा थर्ड लेवल पे गिरेगा, मतलब N1 की वैल्यू बच्चा थर्ड फिक्स हो गई, तो N2 कितना हो गया बेटा? ये आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो जरा मैं लगा के देख लेता हूँ। तो न्यू बार
इज इक्वल टू आर, ये 3 का स्क्वायर तो 1/9 फिक्स हो गया, -1/n2 स्क्वायर। उम्मीद है ये इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अल्फा लाइन की या बीटा लाइन की या गामा लाइन की, तो भाई n1 तो 3 फिक्स हो गया, तो अगर n2 इज इक्वल टू 4 लगा दूँ, n1 तो बटा 3 आएगा, सबसे नज़दीक से जो गिरेगा, सबसे नज़दीक से जो गिरेगा वो अल्फा लाइन, उसके ऊपर से जो गिरता है वो बीटा लाइन, उसके ऊपर से गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो n2 इज इक्वल टू 4, n1। अब तो बीटा में क्या करेंगे, n2 इज इक्वल टू 5 कर लेंगे, n1 बच्चा मगर 3 रहेगा, गामा में n2 इज इक्वल टू 6 और n1 आपका 3 रहेगा। अब फिर वही पुराना ड्रीम झामला क्या है भैया, ई मैक्सिमम अगर पूछ रहा है, अगर आपसे न्यू मैक्सिमम पूछ रहा है, पहले न्यू बार मैक्सिमम निकलेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर आप अपने फॉर्मूले लगा के बाकी सब निकालते रहिए, या फिर लेमडा बच्चा आपसे मिनिमम पूछेगा। तो भैया जब भी मैक्सिमम निकालना होता है तो n2 इज इक्वल टू मैं इनफाइनाइट और n1 तो बटा 3 रहेगा, इसको लगा के मैं जब सॉल्व करूंगा तो न्यू बार इज इक्वल टू ये बेटा आपका r/9 सॉल्व होके आ जाएगा, क्योंकि जो पीछे वाली वैल्यू वो तो 0 होने वाली है। तो न्यू बार मैक्सिमम है, ये न्यू बार मैक्सिमम है, तो अगर लेमडा बोलेगा मिनिमम तो फिर मैं 9/r वैल्यू हो जाने वाली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं पूछेगा ई मिनिमम बता दो या फिर न्यू मिनिमम बता दो या फिर न्यू बार मिनिमम बता दो, तो इस केस में बेटा लेमडा मैक्सिमम हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 3 पे गिरा रहा हूँ ना, तो बस 4 से गिरा लो, मतलब n2 इज इक्वल टू 4 और n1 इज इक्वल टू आपका 3। कुल मिला के बात वही आ रही है कि जो अल्फा लाइन आती है, जो कौन सी लाइन आती है बेटा, अल्फा लाइन आती है, वही सबके न्यू बार मिनिमम, सबके मिनिमम एनर्जी मिनिमम और लेमडा मैक्सिमम वाली वैल्यू होती है। तो उम्मीद है कि जो बच्चे जिनको ये बातें अच्छी लग गई, अगर वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है तो बेटा लाइक जरूर कर दिया करो, अपने दोस्त यारों को शेयर कर दिया करो। अभी मैं न्यूमेरिकल्स भी करवा रहा हूँ, इसके आप परेशान मत। तो ये 3-4 न्यूमेरिकल्स जो आपके जी मेंस वगैरह में पूछे गए हैं उनको अभी डिस्कस करता हूँ, तो थोड़ा सा और दिमाग के पर्दे खुलेंगे कि भाई अप्लाई कैसे होगा। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि पास्चन हो गया तो ऐसे ही आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ब्रैकेट कर सकते हो, और ऐसे ही आप फुंड और हेम्प्रे की करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम ये लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, इन सब से ही क्वेश्चन पूछता है। इतना आप बना लीजिए, फिर हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेन हो जाएगा, और इसके बाद अगर अगला लेक्चर आएगा तो बोर मॉडल का आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे के जाता है बोर मॉडल। और बोर मॉडल में रेडियस का कुछ लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, बेटा कई बार फॉर्मूला के डेरिवेशन से भी क्वेश्चन उठा लिया उसने, ठीक है। इतना बना लीजिए फटाफट। अब देखिए कितना बढ़िया ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है। भाई पुराना क्वेश्चन है, पुराना आइटम है ये, मगर भाई आजकल के नए आइटम को भी फेल कर देगा, ठीक। मतलब क्वेश्चन पुराना है, आईआईटी का मैंने सन नहीं लिखा, शायद 93-94 का है, मगर आजकल के नए क्वेश्चनों पे भारी पड़ेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का ये चौकस बढ़िया सा क्वेश्चन। पहले आप वीडियो पॉज करके चाहे तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मैं फिर भी चलो डिस्कस करता हूँ। कह रहा व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कह रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऐसा कौन सा ट्रांजिशन, मतलब कहाँ से कहाँ वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर ट्रांजिशन, मतलब जिसकी वेवलेंथ सेम है किसके, बामर ट्रांजिशन फ्रॉम n to 4 n इज इक्वल टू 2, ठीक। बामर है तो कह रहा है n इज इक्वल टू 4 से 2 में He प्लस में जो लेमडा आ रहा है, सुनिएगा क्या है कि मेरे पास कोई बामर ट्रांजिशन हुआ। अच्छा बामर ट्रांजिशन हुआ है तो वो तो तय है कि भाई 2 पे आके गिरा होगा, मगर कहाँ से गिरा है, 4 से गिरा हो। किस में हो रहा है बेटा, He प्लस में। कह रहा है इसका जो वेवलेंथ है, इसका जो वेवलेंथ है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उस वेवलेंथ के बराबर है। तो ऐसा कौन सा ट्रांजिशन है, मतलब मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन गिरा दूं कि उसका जो लेमडा है, उसका जो लेमडा है वो इस वाले लेमडा के बेटा इक्वल है। तो एक काम कर लेते हैं, जो गिवन है पहले उसका लेमडा निकाल लेते हैं, इसकी जो वैल्यू आती है वो हाइड्रोजन वाले किसी लेमडा से बढ़वा देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो भाई He प्लस दे दिया, इसमें भी केयरफुल रहिएगा क्योंकि Z इज इक्वल टू यहाँ पर 2 लगने वाला है। तो मैं न्यू बार निकालता हूँ, ठीक है। न्यू बार का हमारे पास फॉर्मूला होता है, R होता है, Z स्क्वायर होता है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। बताओ क्लियर है।
आर तो भैया आर ही रखो, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, आर का मान तो आर ही रखो, ठीक है, क्योंकि इसी के फॉर्म में आंसर दिया है। जेड का मतलब 2 तो ये 4 हो गया, 1/n1 स्क्वायर, तो n1 गिर का आ रहा है 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, माइनस ये 16 हो गया, तो ये आपका 4 और 16, ठीक है, इतना क्लियर है। एक बार चेक कर लूँ, हाँ भाई 4, तो ये R 4R हो गया, यहाँ पर 16 एलसीएम आ गया, 4 चौको 16, 4 माइनस 1 यानी ये बन गया मेरे पास 4R इंटू 3/16, तो भैया ये 4 से 4 बार कट जाएगा, तो 3R/4, ये न्यू बार निकल आया। क्या निकल आया? न्यू बार। मगर उसने कहा है कि जो H में स्पेक्ट्रम में ट्रांजिशन हो रहा है उसके लेमडा के इक्वल है, तो भाई न्यू बार का उल्टा लेमडा होता है, तो 1/लेमडा इज इक्वल टू 3R/4। तो अगर मैं यहाँ से लेमडा की बात करूँ तो लेमडा हो गया 4/3R, लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया? 4/3R। तो आप बस इससे मतलब रखिए कि 4/3 कहाँ से मिलने वाला है। हाँ, एक बार ये भी कह सकते हैं कि अगर लेमडा सेम है तो न्यू बार भी सेम होगा, ये भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि लेमडा और न्यू बार में कोई एच वेच नहीं लगा होता, ठीक है। तो आप अपने कोफिशिएंट से वैल्यू रखिए कि 4/3 या 3/4 किस ट्रांजिशन से आ सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की अगर बात करी जाए तो पूछ रहा है किस लेवल से किस लेवल पे गिराऊं कि लेमडा की वैल्यू 4/3 के कोफिशिएंट में आ जाए, या अगर न्यू बार की वैल्यू तो 3/4 के कोफिशिएंट में आ जाए। तो देखो भाई, इसके लिए न्यू बार निकालना है, तो ये R जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो R जेड स्क्वायर का मतलब तो 1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो देखो बस मेरे को ये तो R रह गया, अब बस n1 n2 ऐसे सेट करने हैं कि अगर न्यू बार की बात कर ले तो 3/4 के टर्म में वैल्यू आ जाए। सर वहाँ तो लेमडा इक्वल दिया है, बेटा न्यू बार और लेमडा में कोई बीच में कांस्टेंट नहीं होता है, तो न्यू बार इक्वल है तो लेमडा भी इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, तो यहाँ पर देखो क्या है मेरे पास, मैं n1 n2 को सेट करता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, 3/4 कैसे आ सकता है। अगर मैं n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू 2 सेट कर देता हूँ, ठीक है, जरा सेट कर लेते हैं। तो 1/1 का भाई सबसे पहले तो यही ऑप्शन होगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 1/, यही लग जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया R, तो ये हो गया 1 माइनस 1/4, परफेक्ट। यहाँ पर R 4 एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी हो गया 3R/4, परफेक्ट वैल्यू आ गई। यानी कुल मिला के अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में ट्रांजिशन कराता हूँ फ्रॉम N2 टू N1, कहाँ फ्रॉम N2 टू N1, तो इसका जो लेमडा है और उसका जो लेमडा आपस में बेटा इक्वल आ जाएगा। तो ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सा ट्रांजिशन है, क्या नाम है ट्रांजिशन का, तो बेटा क्या नाम है बताइए। N1 पे गिर रहा है, क्या गिर रहा है बेटा? N1 पे गिर रहा है, तो N1 पे क्या गिरता है, ठीक है, हम तो गिरते नहीं जाके भैया, N1 पे लाइमन सीरीज आती है, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी मिनिमम बोल सकता है, न्यू बार मिनिमम बोल सकता है, लेमडा मैक्सिमम भी बोल सकता है। फटाफट बनाइए, फिर 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन बेटा 2019 के बेटा मेंस में आपका पूछा गया है। आओ भाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा हीट, ऐसा क्वेश्चन है कि आदमी पहले पढ़े का यार डायरेक्ट फॉर्मूला तो कहीं लग नहीं, छोड़ो आगे बढ़ो, पहले घबरा जाए, ठीक है ना। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। लिखा हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन, भाई मस्कुलर पेन का कह रहा है हीट ट्रीटमेंट करा गया, इन्वॉल्व रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, कह रहा 900 nm का रेडिएशन इन्वॉल्व किया गया, ठीक है, 900 नैनोमीटर का, विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एच एटम, कह रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो किया गया, कह रहा कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन से हम लोग ये कर पाएंगे जिससे कि कुल मिला के कह रहा है कि 900 nm की वेवलेंथ किस ट्रांजिशन निकले, वो इतना कहना चाह रहा है कि 900 nm की वेवलेंथ जिससे निकलेगी वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर R का मान उसने सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है, तो ये नैनोमीटर तो बेटा डिस्टेंस होती है, तो लेमडा हमको गिवन हो गया है, लेमडा 900 नैनोमीटर है। अच्छा, R की वैल्यू यहाँ दे रखी सेंटीमीटर में, थोड़ा सही कर लेते, तो 900 इंटू 10 की पावर माइनस 9 पहले मीटर कर लो, 900 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर कर लो, यानी ये कर लो 9 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ये लेमडा आ गया। कह रहा जितने से ये लेमडा मिल जाएगा, जिस ट्रांजिशन से ये लेमडा मिल जाएगा, अब देखिए छोटा देखिए
ये तो बेटा आर की वैल्यू खाई जा रही, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा लो, 9 कहाँ से आना, 9 इन्फिनिटी टू 2, इन्फिनिटी वाले में अगर लगाओगे तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 9 तो नहीं आएगा। ये देखो बेटा इन्फिनिटी टू 3, इन्फिनिटी वाला तो 0 में जाएगा, 3 का स्क्वायर बेटा 9, इसी से मिलना तय हो गया। इन्फिनिटी टू 1, ये तो 1 ही रह जाएगा, और ये तो 5 3 15 अंदर कुछ अजीब सी वैल्यू आएगी। चलो हम लोग ये लगा के देख लेते हैं, आंसर समझ में आ रहा होगा, इसी से आने वाला है। तो न्यू बार इज इक्वल टू हो गया R 1/n1 स्क्वायर। उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बोल दिया है ना बच्चा, तो जेड मैंने 1 ले लिया, तो R चलो लगा दो भाई, लगा दो R 10⁻⁻5 लगा दो। n1 स्क्वायर, n1 हो गया 9, माइनस का इन्फिनिटी मतलब 0 हो गया, तो ये 10⁻5 और ये हो गया अपॉन में 9। तो न्यू बार है, तो लेमडा इसका पलट के वैल्यू, तो वो भाई लेमडा पलटेगा तो 9 के आसपास वैल्यू चली जाएगी। बात समझ रहे हो, ये 10⁻+5 है, तो जब पलटोगे लेमडा के लिए तो 9 और ये आएगा 10⁻⁵, तो ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 9 10⁵। तो बताओ यही वैल्यू आ जाएगी ना। तो ये जो ट्रांजिशन है बेटा ये आपका सुटेबल रहेगा, इसको आप बना लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम लोग। अब देखो मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दिया है, ये इस तरह के क्वेश्चंस नीट वगैरह में और जेईई में इसमें एक आना एक नॉर्मल बात है। लिखा है कैलकुलेट लेमडा मैक्स फॉर द पास्ट चेन सीरीज, मतलब मेरे को लेमडा मैक्स चाहिए फॉर द पास्ट चेन सीरीज। तो मैं पास्ट चेन सीरीज की बात करता हूँ, तो हाँ लिख देता हूँ फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, फॉर लिख देता हूँ हाइड्रोजन एटम के लिए, ये मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा R(Z²1 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा लेमडा मेरे को मैक्सिमम चाहिए, लेमडा मेरे को चाहिए मैक्सिमम चाहिए, मतलब जो एनर्जी का रोल है वो मिनिमम वाला होगा एनर्जी। अच्छा पास्चन में कहाँ से गिरता है, लाइमन बामर पास्चन, तो ये तो 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस, तो बेटा वो 4 से गिरेगा, तो ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर R हो गया और 16, 9 × 16 ऐसे ले लिया, तो 16 - 9 कर लीजिए, तो 7R अपॉन इसका मल्टीप्लाई आप करा लीजिएगा। मगर ये न्यू बार निकलेगा, मगर न्यू बार आपका क्या निकलेगा, न्यू बार मिनिमम निकलेगा। न्यू बार क्या लिखने का, मिनिमम, तो इसका उल्टा कर दूंगा, ये तो लेमडा मैक्सिमम आ जाएगा। तो लेमडा मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो 9 × 16 अपॉन में 7R, ये सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का लेक्चर पसंद आया होगा बेटा। अगर लेक्चर पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा कर लो, क्योंकि इस तरह के अब छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे लगातार। आपके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत स्ट्रेंथ देने के लिए ये लेक्चर्स लगातार आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।